आज हम ओसियम का फिफ्थ चैप्टर स्टाफिंग पढ़ेंगे। तो स्टाफिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है अपॉइंटिंग अ राइट पर्सन एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम विद अ राइट क्वालिफिकेशन। मतलब किसी ऐसे एम्प्लॉय को एक राइट पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमें उसकी जरूरत है तब जॉब देना, उसकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए जॉब देना, इसी को क्या कह सकते हैं, हम स्टाफिंग कह सकते हैं। लेकिन स्टाफिंग को हम सिर्फ ये नहीं समझ सकते कि सिर्फ जॉब देना ही स्टाफिंग का मीनिंग होता है। स्टाफिंग में और भी कई सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट से स्टार्टिंग शुरू होती है, फिर सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड ट्रेनिंग। ये सारी एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड होते हैं, स्टाफिंग में इंक्लूड होते हैं। आप एक प्रकार से ये समझ सकते हैं स्टाफ रिलेटेड या एम्प्लॉय रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो किसमें इंक्लूड होती है, स्टाफिंग में इंक्लूड होती है। तो हमें स्टाफिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। तो हमें इस पैराग्राफ में बताया गया है जैसे मैनेजमेंट में बाकी सारे फंक्शंस भी होते हैं, स्टाफिंग भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, स्टाफिंग में मेन ह्यूमन एलिमेंट को सेंटर में रखा जाता है। इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी ह्यूमन एलिमेंट का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जो स्टाफिंग होती है टोटली ह्यूमन एलिमेंट से ही रिलेटेड होती है। कैसे हम अपने एम्प्लॉयज को अपने कौन सी क्लासिफिकेशन के बेस पे हम एम्प्लॉयज को अपने पास रख रहे हैं या कौन सी पोस्ट पे रख रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। इसलिए कहा गया है कि अगर हम प्रॉपर स्टाफिंग नहीं करते तो जो बाकी सारे मैनेजमेंट के फंक्शन है वो भी प्रॉपर नहीं होंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल बनना मेनली डिपेंड होती है, सबसे पहले तो बताया जाता है प्लानिंग पर डिपेंड होती है। लेकिन प्लानिंग अगर हम एक नॉर्मल सेंस में देखें तो स्टाफिंग पे डिपेंड होती है। अगर हमारे पास प्रॉपर स्टाफ नहीं होगा तो हम कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें, इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, हमारी जो प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंट कौन करता है, हमारे स्टाफ करते हैं। तो अगर स्टाफिंग अच्छी नहीं होगी तो क्या आप समझ सकते हैं प्लानिंग इम्प्लीमेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस है वो सब स्टाफिंग पे ही डिपेंड है। ठीक ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग के बारे में बताएंगे। इन द ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो इंक्लूड द एक्वायरिंग एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग, मेंटेनिंग देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन से बताया गया कि जो स्टाफिंग है उसमें एक्वायरिंग एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयज को जॉब पे रखना, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना और उनको मेंटेन करके रखना उनकी सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में, इसी को स्टाफिंग कहा जाता है। तो वाइडर सेंस में बताया गया इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज एक्सेट्रा। ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एम्प्लॉय इसमें कंसीडर की जाती है, स्टाफिंग में कंसीडर की जाती है। हमें यही बताया गया इसमें। फिर चलिए स्टाफिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो स्टाफिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक हमें दी गई है इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट। स्टाफिंग क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। स्टाफिंग इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमें बताया गया कि प्लानिंग की ये जो स्टाफिंग है वो भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। आप मतलब कॉमनली कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि प्लानिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग जितना इम्पोर्टेंस रखती है उतना ही इम्पोर्टेंस स्टाफिंग भी रखती है। ठीक है, उसके बाद पेरेनियल प्रोसेस, स्टाफिंग को पेरेनियल प्रोसेस कहा जा रहा है। क्यों कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एम्प्लॉय, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पेरेनियल प्रोसेस कहा जाता है। जब भी हम ऑर्गेनाइज एज अ लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एग्जिस्ट, एम्प्लॉय स्टाफिंग विल आल्सो एग्जिस्ट। जब तक हम एम्प्लॉयज को वर्क पे नहीं रखेंगे तब तक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए इसको क्या कहा है, पेरेनियल प्रोसेस कहा गया है कि जब से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो बिजनेस है एग्जिस्टेंस में आएगा तब से ही उसमें एम्प्लॉयज होंगे। अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस एग्जिस्टेंस में आने के बाद भी वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, कंसर्न विद ह्यूमन रिलेशन। अब जो स्टाफिंग है टोटली किससे कंसर्न होती है, ह्यूमन रिलेशन से कंसर्न होती है। हमने देखा है कि स्टाफिंग टोटली किसके, एम्प्लॉयज के रिलेटेड होती है और एम्प्लॉयज क्या होते हैं, हमारे ह्यूमंस होते हैं। टोटली ये लिविंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जैसे दे हैव अ फीलिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जो भी एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके पास, उनके अंदर भी कुछ फीलिंग्स होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। इसलिए कहा जाता है ह्यूमन एलिमेंट को मेंटेन करना चाहिए, ह्यूमैनिटी को मेंटेन करना चाहिए वहाँ स्टाफिंग के दौरान। हमें बिहेवियर देखना चाहिए कि किसका बिहेवियर किसके टुवर्ड, जैसे हमारा कोई सीनियर है उसके टुवर्ड हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। इवन जूनियर के तब भी हमारा उसके टुवर्ड बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, हमें सबके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। यही सारी चीजें ह्यूमन रिलेशंस में कंसर्न की जाती है।
इंक्लूड की जाती है। स्टाफिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। अब डायनेमिक का सिंपल सा मीनिंग होता है टाइम टू टाइम चेंज होते रहना, इसलिए कहा गया है स्टाफिंग को डायनेमिक प्रोसेस भी कहा गया है, क्योंकि कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज, जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो कुछ एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जाते हैं, फिर नए एम्प्लॉयज आते हैं, तो स्टाफिंग डायनेमिक प्रोसेस है। तो स्टाफिंग का क्राइटेरिया भी कभी कभी चेंज कर दिया जाता है, इसलिए इसको डायनेमिक प्रोसेस कहा गया है। रिलेटेड विद अदर मैनेजरियल फंक्शन, स्टाफिंग टोटली रिलेटेड है किससे, बाकी सारे मैनेजरियल फंक्शन से। क्यों? अगर स्टाफ, हमारे पास स्टाफ ही नहीं होगा तो बाकी सारे मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म कौन करेगा, इसलिए बाकी सारे फंक्शन से टोटली ये रिलेटेड है। वाइड स्कोप, स्टाफिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप होता है। स्टाफिंग इज नॉट मेनली एन एक्टिविटी फॉर लेबर वेलफेयर बट इज आल्सो कंसर्न्ड विद द एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, मेंटेनिंग द पर्सनल एंड इट ऑल्सो वर्क्स फॉर देयर डेवलपमेंट। ये सिर्फ स्टाफिंग सिर्फ एक मेनली एक्टिविटी नहीं है जो कि लेबर वेलफेयर के लिए काम करती है, ये टोटली कंसर्न होती है किससे, पहले तो हमें एम्प्लॉय को एक्वायर करना है, फिर प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, फिर उनका जो पर्सनल है उसको मेंटेन करना है, एंड इट ऑल्सो वर्क फॉर देयर डेवलपमेंट, उनका जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी वर्क करना किसका काम होता है, स्टाफिंग में ही इंक्लूड होता है, इसलिए इसको इसका वाइड स्कोप बताया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब जब भी हम स्टाफिंग करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हमें। कंपनी, जो भी कंपनी होती है उसको, कोई भी कंपनी अगर स्टाफ एक्वायर करे तो उसको खर्चा होता है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाता है, क्योंकि जब हम स्टाफ एक्वायर करते हैं तो हम ये सोचते हैं जो हम, हमारे पास जो एम्प्लॉयज है वो हमारे साथ टिल द रिटायरमेंट या अगले 5 साल या 10 साल तक काम करेंगे, ठीक है। यही सोच के हम क्या करते हैं, उनका रिक्रूटमेंट में पहले तो रिक्रूटमेंट के टाइम पे एडवर्टीजमेंट वगैरह में कुछ एक्सपेंस होता है, फिर सिलेक्शन के टाइम पे कुछ क्राइटेरिया रखे जाते हैं उसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंस होता है, फिर ट्रेनिंग के लिए हम एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है, ये इसमें भी एक्सपेंस होता है। इसके इसी तरह से जब भी हम कोई भी स्टाफ क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन उन सारे एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंडिचर में कंसीडर नहीं करते। बताया गया है कि उसको क्या कंसीडर करते हैं, इन्वेस्टमेंट, एज एन इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम ये सोच के चलते हैं कि जो हमारे स्टाफ है वो हमारे साथ अगले कई सालों तक काम करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया, चलिए देखते हैं स्टाफिंग का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, ठीक है। किसी एक्सपर्ट ने कहा है, इसमें बताया गया हमारे किसी मैनेजमेंट गुरु या एक्सपर्ट ने कहा है, माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू, मतलब आप अपने लोगों को संभालिए, आपके लोग आपके लिए बाकी सारी चीजों को देख लेंगे, बाकी सारी चीजों को प्रॉपरली वे में करेंगे, आपको जस्ट क्या करना है, अपने लोगों पर ध्यान देना है, ठीक है। और फिर इम्पोर्टेंस हमें पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया गया, इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया कि स्टाफिंग एक इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करती है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में। अगर स्टाफ नहीं होगा तो जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा, या प्रॉपर स्टाफ नहीं होगा तो प्रॉपर्ली मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अदर in comparison to other factors of production, the future of a business enterprise depends much on its staff। जैसे कि बताया गया हमें कि अगर कंपैरिजन किया जाए जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी तरह क्या इन द फ्यूचर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड अपॉन मच ऑन इट्स स्टाफ। जो फ्यूचर होता है हमारे किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का फ्यूचर होता है वो उसके स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी भी बिजनेस का स्टाफ ईमानदारी से काम करे तो बिजनेस अच्छे से ग्रो करता हुआ आगे बढ़ेगा। अगर किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, वहां का स्टाफ प्रॉपर कोई नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रही है, प्रॉपर्ली वेजेस नहीं मिल रहे हो, जो स्टाफ है वहां का सेटिस्फाइड नहीं है, और वहां पे लेबर टर्नओवर रेट ज्यादा है, तो क्या होगा, उस कंपनी की ग्रोथ अगर तेजी से हो रही होगी तो वो भी स्लो हो जाएगी। अगर ग्रोथ स्लो होगी तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जो हमारा बिजनेस है वो बंद हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इंपॉर्टेंस को क्लैरिफाई करने के लिए। ड्राइविंग फोर्स, जो स्टाफ होता है वो हमारी कंपनी का ड्राइविंग फोर्स होता है, अगर स्टाफ नहीं होगा तो हमारी कंपनी नहीं चलेगी, ठीक है। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी वर्क है वो कौन करता है, हमारी कंपनी का स्टाफ करता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, ड्राइविंग फोर्स कहा गया है। और ये इम्पोर्टेंस जो है स्टाफ का इम्पोर्टेंस, स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस आपको पूछा जाता है कभी 5 मार्क में। अगर 5 मार्क में पूछा जाता है तो आपको 8 के ऑटो लिखने, अगर 3 मार्क में पूछा जाता है तो आप कोई भी क्या कर सकते हैं, 6 डिस्क्राइब कर सकते हैं, और 6 डिस्क्राइब करने के बाद बाकी 2 के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 मार्क में अगर पूछा जाए तो आपको कोई भी 6 डिस्क्राइब करना है और बाकी
बाकियों के जस्ट 7th और 8th के अगर नाम याद है तो आपको नाम लिख दीजिएगा, नहीं तो तब भी चलेगा, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा डायनेमिक एक्टिविटी। स्टाफ क्या है? एक डायनेमिक एक्टिविटी, मतलब कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है, डायनेमिज्म आता रहता है बिजनेस में। परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। जो स्टाफ है वो स्टाफिंग क्या करती है? बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज किसके से परफॉर्म होती है? स्टाफिंग की हेल्प से परफॉर्म होती है, इसलिए इसको डायनेमिक एक्टिविटी भी कहा गया है। डायनेमिक का मीन्स होता है चेंजिंग, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है स्टाफ। जैसे हमें जिस जिस तरीके के स्टाफ की जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तब हम उस तरीके का स्टाफ रिक्वायर करेंगे, या हमें जिस तरीके का वर्क करवाना होगा हमारे स्टाफ से, तो वो वर्क बताएंगे। स्टाफ अपना वर्क प्लेस या बाकी सारी चीजें कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसीलिए स्टाफिंग को डायनेमिक एक्टिविटी कहा गया। फिर थर्ड हमें बताया गया इंपॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो स्टाफिंग है वो बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग एक्सेट्रा। बिना स्टाफिंग के बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं किए जा सकते। लिम्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। लिम्स का मतलब होता है हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर। जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसका उसकी एज ए लिम्स कंसीडर किया जाता है स्टाफिंग को, ठीक है। स्टाफिंग को बिजनेस एंटरप्राइज का लिम्स कहा जाता है। आप ये 1 मार्क में पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा, लिम्स मतलब हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर को लिम्स में कंसीडर किया जाता है। तो बिजनेस के हाथ पैर किसे कहा जाता है? स्टाफ को कहा जाता है, हमारे स्टाफ को कहा जाता है। जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द स्टाफ। अगर हमारे जो स्टाफ है, हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज है, वो काम कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं हमारी कंपनी जो है इजीली ग्रो कर पाएगी। प्रॉपर प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस बताया गया किसका? स्टाफिंग का। कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, तो जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में क्या होगा? जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, जिससे वो और अच्छे से वर्क करेंगे। हार्मनी इन रिलेशंस। The staffing creates the environment of satisfaction among the employees. It helps to establish a cordial relation between the employees and employees. ठीक है। तो स्टाफिंग एक बिजनेस एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है स्टाफिंग। जैसे कुछ लोग एक साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं तो उनके बीच में एक इंटर रिलेशन, एक हार्मनी बन जाती है। ये लोग क्या करते हैं? एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, आराम से एकदम अच्छे से काम करते हैं, सारी चीजों को ध्यान रखते हैं, ठीक है। एक ओननेस की फीलिंग आने लगती है उन सबके बीच में। तो उसी के बारे में बताया गया है। प्रॉपर स्टाफिंग होती है तो क्या होते हैं? एम्प्लॉयज के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन क्रिएट हो जाता है। इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस। अगर हमारा स्टाफ प्रॉपर होता है, एक कंटेंटेड होता है, ठीक है, जो स्टाफ हमारे यहाँ वर्क कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय है, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसको एक कंपनी के एक एसेट की क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है, इनवैल्यूएबल एसेट की तरह कंसीडर किया जाता है। इट इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी प्रेस्टीज, जो इज्जत है, वो बढ़ती चली जाती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब आप समझ सकते हैं स्टाफिंग क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। The very existence of business not possible without a staff. As long the business activities continue, the staff or staffing will be also continued. अब हम समझ सकते हैं बिना स्टाफ के हम किसी भी बिजनेस नहीं कर सकते, कि बिना स्टाफ के कोई भी बिजनेस इवेंट नहीं चल सकता। आप मान सकते हैं अगर एक छोटा सा बिजनेस इवेंट है उसमें भी कम से कम 5-10 लोगों की जरूरत, 5-10 लोगों की एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, जो कि एज ए स्टाफ कंसिडर किए जाएंगे। इसलिए कहा गया कोई भी बिजनेस बिना स्टाफ के नहीं चल सकता। और स्टाफ क्या है? जैसे जैसे हमारी कंपनी ग्रो होती जाती है, ठीक है, पहले छोटी सी कंपनी थी, 5 लोगों की जरूरत थी, धीरे धीरे हमारे कंपनी ग्रो होने लगी, उसमें 2 नई मशीनें लग गई, 5 और लोगों की जरूरत पड़ गई, जिससे इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है कि स्टाफिंग जो है चलती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी वैसे वैसे स्टाफिंग चलती रहेगी, नए नए एम्प्लॉयज आते रहेंगे, ओल्ड एम्प्लॉय जो है वो रिटायर होते रहते हैं, या कुछ एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए कहा गया कंटिन्यूअस प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग को एक एचआरएम का पार्ट कहा गया है। एचआरएम हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा, एक आप समझ सकते हैं कि
एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है जो कि क्रिएट किया जाता है, किसको ध्यान में रखते हैं, एम्प्लॉयज को ध्यान में रखते हैं, एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नामक एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है हमारे बिजनेस में, जिसमें एम्प्लॉयज के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होते हैं लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, वो सारी किसमें कंसीडर की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कंसीडर की जाती है। ठीक है, most of the most of the business enterprise nowadays consider their staffing as a human resource department. Generally, their staffing includes the recruitment, selection, training. They also include the materialistic facilities, progressive wages, system of and employee welfare. While human resource management includes the growth and development of the personnel. ठीक है, अब हमें इसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो सिर्फ ट्रेनिंग, सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट तक ही नहीं होता, जो एम्प्लॉयज उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में भी ध्यान दिया जाता है, प्रोग्रेसिव वेजेस के बारे में भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाता है, मेट्रियास्टिक फैसिलिटीज दी जाती है एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज का वेलफेयर किया जाता है। ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट, या आप डेवलपमेंट कह सकते हैं, इसको एचआरडी या एचआरएम भी कहा जाता है। आपने सुना होगा जो कंपनीज होती है उसमें जब इंटरव्यू दे जाते हैं तो इंटरव्यू कौन लेता है, एचआर लेता है। ठीक है, उसी को एचआरएम जो डिपार्टमेंट होता है उसका हेड माना जाता है, जो क्या करता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग या जो भी प्रोग्रेसिव वेज रेट है उसके बारे में सब कुछ, एम्प्लॉयज के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जो भी डिसीजंस होते हैं रिलेटेड, वो कौन हैंडल करता है, कौन लेता है, एचआर लेता है, या उस डिपार्टमेंट में जो भी लोग वर्क कर रहे हैं वो लोग लेते हैं। ठीक है, एचआरडी, इसको एचआरडी आप एचआरएम कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस को, कौन कौन से दो पार्ट्स हैं चलिए देखते हैं। पहला पार्ट हमें दिया गया है कॉन्सर्न विद मैन पावर प्लानिंग। जो एचआरएम है, एचआरडी आप जो कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मैनेजमेंट, वो सबसे पहले किससे कंसर्न होता है, मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग मतलब कैसे स्टाफ को एक्वायर करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ की जरूरत है, न्यू अपॉइंटमेंट कौन कौन से करने, कैसे करने हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन नेसेसरी सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग नए स्टाफ को नया स्टाफ एक्वायर करना या जो भी उनमें से रिडक्शन करना, ये सारी चीजें भी कौन ध्यान देता है, एचआरएम डिपार्टमेंट के अंदर आती है। अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनका प्लेसमेंट देना। ठीक है, उसके बाद टू कीप द स्टाफ कॉन्स्टेंटली एक्टिव एंड इनहांस देयर नॉलेज। जो हमारा स्टाफ है उसको कॉन्स्टेंटली एक्टिव रखना और उनके नॉलेज को हमेशा इनहांस करते रहना, वर्क रिलेटेड जो भी नॉलेज होगा उसको हमेशा इनहांस करते रहना, ये सब किसका काम होता है, एचआरडी या एचआरएम का काम होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया गया है कंसर्न विद द कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। ठीक है, कंपनसेशन मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो भी सैलरी, जो भी वेजेस दी जा रही उसको यहाँ पे कंपनसेशन के नाम से दिया गया है। ठीक है, चलिए पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। टू प्रोवाइड अ वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग स्टाफ व्हेनेवर नेसेसरी, जब भी जो भी स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहा है उसको जब भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़े तब ट्रेनिंग देना उसे किसका काम होता है, एचआरएम का काम होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। उसके बाद टू प्रोवाइड अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट टू द स्टाफ एंड आल्सो अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव देयर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, जो हमारा स्टाफ है उसको एक कंडक्टिव मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिसमें वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके, और उसको अपॉर्चुनिटीज देना कि अपनी जो प्रोफिशिएंसी है, जो भी स्किल्स है, उसका डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, टू गिव अ प्रॉपर कंपनसेशन एंड बेनिफिट टू द स्टाफ। प्रॉपर कंपनसेशन मतलब प्रॉपर सैलरी देना, वही है यहाँ पे कंपनसेशन मींस आप समझ सकते हैं सैलरी। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ सैलरी। ठीक है, कंपनसेशन मतलब यहाँ पे सैलरी के बारे में बात की गई है, तो प्रॉपर सैलरी देना, और अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, वो अच्छा वर्क कर रहा है, तो उसके लिए उसको कुछ बेनिफिट्स देना, जैसे कि बोनस, इंसेंटिव एक्सेट्रा। टू रिकॉग्नाइज द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर द सेम एंड इंप्लीमेंट देम। ठीक है, फिर बताया गया कि जो भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना, ये भी किसका काम होता है, एचआरएम का ही काम होता है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई हमारी किसकी, एचआरएम की। ठीक है,
तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक बार सिंपल इसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये तो वर्क करता है। ये साथ साथ क्या करता है, एम्प्लॉयज के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, प्रॉपर सैलरी, वेजेस या टाइम टू टाइम का वो एक्स्ट्रा वर्क करे, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं कंपनी के लिए तो इंसेंटिव या बोनस ना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आती है। टाइम टू टाइम सिलेक्शन या जो स्टाफ है उसका रिडक्शन करना, ये भी किसके अंदर आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। हमने अभी तक स्टाफिंग पढ़ा, स्टाफिंग जैसे कि स्टाफिंग रिलेटेड एक डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। अब देखेंगे कि स्टाफिंग की कैसे जाती है, प्रोसेस क्या है स्टाफिंग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमें दिया गया है रिक्रूटमेंट। ठीक है, देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या बताया गया हमें। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री कंटेंटेड एक्सपीरियंस क्रिएटिव इन वैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये आपको समझ सकते हैं, पंच लाइन दी गई है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी 3 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, कि कंटेंटेड एक्सपीरियंस क्रिएटिव ऑनेस्ट स्टाफ को बिजनेस की इनवैल्यूएबल एसेट की तरह माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रोसेस क्या है इसका। पहला स्टेप दिया गया हमें रिक्रूटमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट इज टू बी मेड व्हेन न्यू एंटरप्राइज एस्टैब्लिश्ड एंड एग्जिटिंग यूनिट एक्सपेंडेड और व्हेन एन एम्प्लॉय रिजाइन, डाई और रिटायर्स। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, कंटीन्यूअस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया, रिक्रूटमेंट क्या है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो कि तब किया जाता है जब कोई नई जो फार्म है या कंपनी है, बिजनेस है, वो स्टैब्लिश होता है, या जो ओल्ड फार्म है वर्क कर रहा है वो एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, और पहले उसमें लगभग आप समझ सकते हो 100 एम्प्लॉइज की जरूरत थी, अब कंपनी और बड़ी हो गई, उसमें 10-12 मशीनें और लग गई, एक्सपैंड हो रही है कंपनी, तो उसमें और भी एम्प्लॉइज की है, तब रिक्रूटमेंट किया जाता है। या कोई भी वर्किंग कंपनी का एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है, मर जाता है या रिटायर हो जाता है, तब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया जाता है। अब रिक्रूटमेंट की मीनिंग के बारे में बताया गया है। रिक्रूटमेंट द प्रोसेस लुकिंग फॉर प्रोबेबल एम्प्लॉय एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर जॉब। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट का सिंपल सा मीनिंग हमें बताया गया। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक प्रोबेबल एम्प्लॉय की ओर देखते हैं, मतलब एक हम आप समझ सकते हैं ये स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग का इनिशियल स्टेज जिसको कहा जा सकता है, रिक्रूटमेंट को कहा जा सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह देते हैं और जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो भी लोग होते हैं हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसी को क्या कहा जा सकता है, रिक्रूटमेंट कहा जा सकता है। उसके बाद रिक्रूटमेंट की एक डेफिनेशन दी गई है। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एट अ राइट टाइम इन अ राइट नंबर इन द राइट प्लेस पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये जो डेफिनेशन दी गई है ये आप रिक्रूटमेंट में भी लिख सकते हैं, स्टाफिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रिक्रूटमेंट के बारे में पूछा जाए तब भी आप यही लिख सकते हैं, स्टाफिंग पूछा जाए तब भी यही लिख सकते हैं, बस रिक्रूटमेंट की जगह पे स्टाफिंग लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डेफिनेशन में बताया गया हमें कि रिक्रूटमेंट मतलब एक राइट पर्सन को राइट पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट नंबर में अपॉइंट करना है जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट के कुछ सोर्सेस बताए गए, जैसे इंटरनल सोर्सेस में क्या है, प्रमोशन। ठीक है, रिक्रूटमेंट, चलिए पहले हम ये सारे सोर्सेस समझ लेते हैं शॉर्ट में। आपको इसकी ब्रीफ डेफिनेशन मिल जाएगी, ब्रीफ इसके बारे में ब्रीफ में आपको बताया गया होगा, चलिए लेकिन हम पहले इसको शॉर्ट में समझेंगे। पहले तो इंटरनल सोर्स में बताया गया प्रमोशन, हमारे कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको हम प्रमोशन देके क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जैसे हमें मैनेजर की जरूरत है, हम देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो क्लर्क वर्क कर रहा है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उसके पास क्या है, क्वालिफिकेशंस भी है कि वो एक मैनेजर बन सके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ क्लर्क है उसको क्या कर देंगे, प्रमोशन दे देंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारे पास मैनेजर की जगह थी वो फुलफिल हो गई है। ठीक है, और दूसरा बताया गया है ट्रांसफर। अब जैसे हमारी 2-3 कंपनियां हैं, एक ही कंपनी है जिसके 2-3 पार्ट्स हैं या 2-3 अलग अलग से कंपनियां हैं, एक कंपनी में एक मैनेजर की जरूरत है। ठीक है, एक कंपनी में एक मैनेजर की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ जो करंटली मैनेजर होगा उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, बोलेंगे आप यहाँ जाइए,
हमारी कंपनी यहाँ पे वर्क कीजिए। ट्रांसफर देके भी हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉय, या हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी में ही अनाउंस कर देंगे कि हमारी कंपनी में जितने भी लोग हैं उनको बता देंगे कि आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हमारी कंपनी में ये पर्टिकुलर प्लेस पे या मैनेजर के प्लेस पे जगह खाली है, जिनके पास क्वालिफिकेशंस हो आप यहाँ आके इंटरव्यू दे चाहिए। ये क्या हो गया, इंटरनल सोर्स हो गई, क्योंकि हम इंटरनली ही बता रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को ही बता रहे हैं, बाकी एडवर्टीजमेंट या बाकी सारी कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं। ठीक है। रिकॉलिंग रिटेस्ट एम्प्लॉयज, जैसे हमारी कंपनी में कभी रिसेशन आ गया, ठीक है, हमारी कंपनी लॉस में जाने लगी, हमारे पास पहले 100 एम्प्लॉयज थे, तो हमने क्या किया, 100 एम्प्लॉयज में से 20 एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया कि बोल दिया कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं है, तो हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप जॉब छोड़ दीजिए। उनको जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, ससम्मान जॉब से निकाल दिया गया जिसे कह सकते हैं। तो हम फिर लेकिन कुछ समय बाद हमारी कंपनी फिर से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई, फिर से अच्छे से ग्रो करने लगी, तो हम क्या कर सकते हैं, जो 20 लोगों हमने निकाला था, हमें फिर से 20 लोगों की जरूरत पड़ गई, तो हम इन्हीं को क्या कर सकते हैं, इन्हीं को बोल सकते हैं कि आप आ जाइए, कंपनी फिर से प्रॉस्परस हो गई है। तो ये भी क्या है कि इंटरनल सोर्स है। इंटरनल सोर्स इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जो ये रिट्रेस्ट एम्प्लॉय है, ये भी कंपनी के कभी ना कभी एक पार्ट हुआ करते थे, इसीलिए इनको इंटरनल सोर्स में इंक्लूड किया गया है। प्रमोशन विद ट्रांसफर, ठीक है, जैसे हमने ट्रांसफर देखा और प्रमोशन देखा, तो अब दोनों एक साथ में, प्रमोशन जैसे क्लर्क है, कोई क्लर्क है, हमने उसको क्या किया, लेकिन किसी दूसरी कंपनी में, हमारी कंपनी की दूसरी जगह जो ब्रांच है उसमें बना दिया, ठीक है। क्लर्क को हमने किस पे प्रमोट कर दिया, मैनेजर में, लेकिन दूसरी ब्रांच में, पहले ही ए ब्रांच पे काम करता था, लेकिन अब इसको एज ए मैनेजर हमने बी ब्रांच पे रख दिया, तो इसको क्या कहा जाएगा, प्रमोशन पे ट्रांसफर कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट, ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि जैसे पहले कभी हमने रिक्रूटमेंट के लिए बहुत एडवर्टीजमेंट दिया गया, ठीक है, तो बहुत सारे लोग आए, तो हमने उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, जैसे 100 लोगों को सिलेक्ट किया, ठीक है, उसमें से लेकिन जॉब जिनके पास क्या थी, प्रॉपर क्वालिफिकेशन थी और जॉब के लिए क्या थे, एलिजिबल थे, ये 100 लोग क्या थे, जॉब के लिए एलिजिबल थे, लेकिन हमारे पास वैकेंसी कितनी थी, सिर्फ 70 लोगों की वैकेंसी थी उस समय, तो हमने क्या किया, बाकी जो 30 लोग थे उनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया, बाकी जो 30 लोग बचे 100 में से उनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया, उनको कह दिया कि जब भी फिर से वैकेंसी आएगी हम पहले आपको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक इंटरनल डेटा है, इसलिए इसको इंटरनल सोर्स में कंसीडर किया गया है कि अगर हमारे पास फिर से वैकेंसी आती है तो हम उन्हीं वेटिंग लिस्ट वाले एम्प्लॉयज को क्या कहेंगे, आप आ जाइए, हमारे पास जगह है, आप वर्क कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये सारे क्या हो गए, जो भी है इंटरनल सोर्सेस हो गए, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम आगे एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में। पहला एडवर्टीजमेंट, हम जब भी हमें कोई कोई नई कंपनी स्टैब्लिश होती है, ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, हम किसका सहारा लेते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस का सहारा लेते हैं। हम एक्सटर्नल सोर्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया कि थ्रू एडवर्टीजमेंट, हम एडवर्टीजमेंट जब भी हमें ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, हम न्यूज़पेपर, होल्डिंग्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट दे देंगे, हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज की जरूरत है, इसलिए आप यहाँ पे आके हमें इंटरव्यू दे सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो एक्सटर्नल सोर्स हो गया, क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। फिर दूसरा एक्सटर्नल सोर्स बताया गया थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का बिजनेस करती है, मतलब उनके पास बहुत सारे अनएम्प्लॉयड क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड पीपल्स का डेटा रहता है, जो कि क्या करते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करती है और उनकी जॉब में से आप समझ सकते हैं कुछ पार्ट ले लेती है, ऐसे कमीशन वो लोग ले लेते हैं। जैसे उनकी जॉब, उनको 1 लाख की जॉब लगी तो 10,000 एज ए कमीशन क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ की सैलरी में से 10,000 एज ए कमीशन ले लेंगे। तो ऐसी कंपनियों को क्या कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एजेंसी है। तो अगर हमें ज्यादा एम्प्लॉयज की तुरंत मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ कांटेक्ट करेंगे और उनको बोलेंगे कि हमें इस क्वालिफिकेशन के लोगों की जरूरत है, तो आप हमें प्रोवाइड कीजिए। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। फिर अगला आता है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपने सुना होगा कैंपस सिलेक्शन। कंपनी जो होती है एवरी ईयर कहाँ जाती है, जो ग्रेजुएट हुए होते हैं लोग उनके कैंपस सिलेक्शन करते हैं उनका, उसी को क्या कहा जाता है, थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बताया गया है इसमें, ठीक है।
कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थ्रू ट्रेड यूनियंस, अगर हमें कोई पर्टिकुलर वर्कर्स की जरूरत है तो जो एक वर्कर्स की भी एक यूनियन होती है, जो यूनियन लीडर होता है उनके पास डेटा होता है कि इतने लोग हमारे इस काम के ये काम कर रहे हैं और कितने लोग हमारे पास अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। अगर हमें कोई जैसे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मिला, वहां पे 200 वर्कर्स की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड यूनियन से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जिस ट्रेड यूनियन के पास 200 वर्कर्स होंगे उससे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और उनको जॉब पर रख लेंगे, ठीक है, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स। अब जैसे ट्रेड यूनियन होती है, ट्रेड यूनियन और कॉन्ट्रैक्टर्स आप सेम ही समझ सकते हैं। ट्रेड यूनियन एक बड़ी यूनियन होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होता है, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर वर्क का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कोई आप समझ सकते हैं टेंट का काम है, इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग वगैरह है, ये सारी चीजों का क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि जिनको बिल्डर्स कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे उनके बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ पे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बात की गई है और जॉबर्स के बारे में। जॉबर्स मतलब जो डे टू डे वर्क करते हैं, डे टू डे डेली बेसिस पे जो वर्क करने वाले लोग होते हैं उनको जॉबर्स कहा जाता है। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर वर्क करवाना है तो हम क्या करें, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है, या खुद ही जॉबर्स को एक वर्क पे रख के जो डे टू डे वर्क करने वाले लोग हैं उनको वर्क पे रख के वो पर्टिकुलर वर्क करवा सकते हैं। ये भी क्या हुआ, एक एक्सटर्नल सोर्स हुआ। उसके बाद रिक्रूटमेंट एट गेट, हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी की गेट पे नोटिस बोर्ड में लगा देते हैं कि हम नोटिस बोर्ड में एक लेटर लगा देते हैं या नोटिस बोर्ड पे लिख देते हैं कि हमारी कंपनी में पर्टिकुलर जॉब के लिए इतने लोगों की जरूरत है। तो उसी को क्या कहा जाता है, रिक्रूटमेंट एट गेट कहा जाता है। जो लोग कंपनी के सामने से गुजरेंगे वो देखेंगे कि ये लिखा हुआ है, तो अगर इंटरेस्टेड होंगे तो अप्लाई करेंगे। मॉडर्न मेथड्स आप समझ सकते हैं, और यही मॉडर्न मेथड चाहिए। जैसे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो क्या करते हैं, जॉब जॉब के लिए आपको जॉब प्रोवाइड करती है, वर्कर्स प्रोवाइड करती है, आपको इंसिस्ट करती है कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी जॉब आपको करंटली मिल सकती है। उसी इन सब चीजों को मॉडर्न मेथड्स कंसीडर किया, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज क्या। इंटरनल सोर्सेज प्रमोशन, आप ट्रांसफर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉय, रिकॉलिंग रिटेस्ट एम्प्लॉयज, प्रमोशन विद ट्रांसफर, वेटिंग लिस्ट, ये सब क्या हो गए हमारे इंटरनल सोर्सेज हो गए। एक्सटर्नल सोर्सेज और ये आपको पूछे भी जाते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज दो मार्क्स में पूछे जाते हैं। आपको राइट एनी इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट एनी 6 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ ये एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आपको कभी-कभी 3 मार्क में भी पूछा जाता है और 2 मार्क में भी पूछा जाता है। ये बोर्ड की एग्जाम में भी पूछा गया, इसलिए मैं आपको स्पेशली लिखवा रहा हूँ। तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको पैराग्राफ में दी गई एक बार जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ओवरऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया गया सिलेक्शन। अब हमें सिलेक्शन किया, हमने रिक्रूटमेंट देखा, अब सेकंड प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट के बाद होता है सिलेक्शन, ठीक है। अब सिलेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सिलेक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि प्रॉपर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना। जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से प्रॉपर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, ठीक है। और उनके सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। तो हम पहला सिंपल सा समझ सकते हैं कि हमारे सिलेक्शन प्रोसेस वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, काइंड ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल in all large enterprises, top level, top middle and bottom level। तो आप सिंपल से समझ सकते हैं इसमें। तो सिलेक्शन में हमें बताया गया है कि किसी भी बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, बॉटम लेवल और मिडिल लेवल। तो अगर हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में वर्क करने के लिए कोई एम्प्लॉय चाहिए, जैसे कि सीईओ की पोस्ट पे किसी को रखना है तो उसका प्रोसेस अलग हो जाएगा। मिडिल लेवल मैनेजर की पोस्ट हमारे यहाँ खाली है, मैनेजर की पोस्ट पे किसी को रखना है, उसका प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में किसी को वर्क पे रखना है, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के वर्कर्स रखे जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी डिफरेंट क्वालिफिकेशंस होती हैं,
ठीक है। और टॉप लेवल के लिए प्रोसीजर थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी मिडिल लेवल और बॉटम के लिए हमें प्रोसीजर दिया गया है। टॉप लेवल में थोड़ा भी ज्यादा प्रोसीजर बढ़ जाता है, अगर किसी को सीईओ की पोस्ट के लिए अपॉइंट करना है कहीं किसी कंपनी में, तो थोड़ा वो जो प्रोसेस हो जाता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, या आप समझ सकते हैं इससे थोड़ा एक लेवल अप होता है। लेकिन यहाँ पे हमें कॉमन प्रोसेस दिया गया है जो कि नॉर्मली सभी कंपनीज फॉलो करती है, ठीक है। फिर से वही बताया गया है कि राइट पर्सन, राइट प्लेस विद राइट क्वालिफिकेशन, यही सारी चीजें हमें बताई गई है, ठीक है। क्योंकि द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल एक्सपर्ट एक्सपीरियंस लॉयल एम्प्लॉइज इज इनवैल्यूएबल एसेट फॉर द एंटरप्राइज। फिर बताया गया है हमें कि जो एक सुटेबल एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज को हमें हमारी कंपनी में काम देना क्या हो जाती है, हमारी कंपनी के लिए एक इनवैल्यूएबल एसेट की तरह वर्क करती है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर किसी एम्प्लॉइज को प्रॉपर वर्क पे रख रहे हैं, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, एक्सपर्ट है अपने पर्टिकुलर वर्क में, उसको एक्सपीरियंस है उस वर्क का, तो एक हमारी कंपनी के लिए एक इनवैल्यूएबल एसेट बन जाता है, ठीक है। चलिए प्रोसेस के बारे में देखते हैं, प्रोसेस क्या है। सबसे पहला प्रोसेस है वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। पहले तो हम फर्स्ट स्टेज पे क्या करते हैं, जो भी सीट होते हैं उनमें से जिसके पास ये पर्टिकुलर वर्क रिलेटेड क्वालिफिकेशन होते हैं उनको क्या करते हैं, अपनी कंपनी में बुलाते हैं, एक प्राइमरी मीटिंग करते हैं उनसे। उनके जो भी द रिक्रूटमेंट ऑफिसर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉलेज, स्किल एंड द वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। जो भी उनकी नॉलेज, उनका पास किस फील्ड के अबाउट नॉलेज है, क्या स्किल्स है, उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी कितनी है, इन सारी चीजों का डेटा हम कलेक्ट करते हैं। और बाकी जो भी अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन होते हैं, उनको इनिशियल स्टेज पे ही क्या कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट कर देते हैं। रिसीविंग एंड screening of application, the recruitment officer gets information about the educational qualifications, knowledge, skills of candidate. The candidate, along with the proper applications and the different document of his like mark sheet, experience certificate, etc. filled application which incomplete or wrong rejected of the series. फिर क्या करते हैं, उनका जो भी अब रिज्यूमे आया होता है या सीवी आया होता है उसको क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब उसको देखते हैं कि जो भी क्वालिफिकेशन है वो हमारे रिलेटेड है कि नहीं, हमारे वर्क के रिलेटेड है कि नहीं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनके पास किन किन चीजों, उनकी मार्कशीट में उनके मार्क्स कैसे, उनके पास किन एक्सपीरियंस, किस चीज का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है, सारी चीजों को क्या करते हैं, एक स्क्रीनिंग करते हैं। और जो भी रॉन्ग एप्लीकेशन होते हैं जो हमारे रिलेटेड नहीं होते उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, उनके नेसेसरी जो भी एम्प्लॉइज होते हैं उनके नेसेसरी टेस्ट लेते हैं। कुछ नेसेसरी टेस्ट जैसे कि आईक्यू टेस्ट बताया गया। आईक्यू टेस्ट से हमें पता चलता है कि कॉमन सेंस, उनके कॉमन जो भी जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके कॉमन सेंस के बारे में पता चलता है, मेमोरी, स्मार्टनेस, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग कैपेसिटी के बारे में हमें पता चलता है। तो पहले क्या करते हैं, हम आईक्यू टेस्ट करते हैं जो भी एम्प्लॉइज होते हैं उनका। फिर सेकंड बताया गया हमें एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। This test means to whether the candidate has interest for the specific work or not for which he is selected। और फिर जब से हम देखते हैं कि उनके पास क्वालिफिकेशन, तो हम नेसेसरी टेस्ट लेना चालू करते हैं। तो एक टाइप का टेस्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो जिस वर्क के लिए सिलेक्ट हुआ है उसमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, ठीक है। फिर अगले टाइप का टेस्ट आता है ट्रेड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि जो कैंडिडेट है उसके पास नेसेसरी स्किल्स है कि नहीं वर्क रिलेटेड, वो पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर लास्ट फोर्थ टेस्ट कौन सा लिया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती है, क्या क्या चीजें हम देखते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड हैबिट्स ऑफ द कैंडिडेट। हम देखते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, जो भी कैंडिडेट है उसका एटीट्यूड कैसा है, बहुत रूड तो नहीं है, हमारी कंपनी में वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हैबिट्स क्या क्या, कोई गलत हैबिट तो नहीं है, इन सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। अब ये जो टेस्ट वाली आपको 4 टेस्ट बताए गए हैं, इन चारों टेस्ट को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको स्टार मार्क करके दे रहा हूँ। ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये 1 मार्क में इंडिविजुअली पूछे जाएंगे, या तो आपको 2 मार्क में कोई भी दो एक्सप्लेन करने, जैसे write about any two necessary test for the recruitment or for the selection,
ऐसा करके आपको पूछ लिया जाता है। तो आपको ये 1 या 2 मार्क में पूछे ही जाते हैं। आपको ये चारों टेस्ट के बारे में क्या करना है, याद कर लेना है। इसमें सिंपल सा खाली कुछ चीजें याद करनी, जैसे कि आईक्यू टेस्ट में कॉमन सेंस, मेमोरी पावर, स्मार्टनेस, डिसीजन मेकिंग। एप्टीट्यूड टेस्ट में मीन टू नो whether the candidate has interest for specific job or not। और ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, नेसेसरी स्किल्स है कि नहीं, जॉब परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंट, एटीट्यूड, हैबिट्स के बारे में देखा जाता है। तो ये चारों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। फिर हमारा फोर्थ स्टेप आ जाता है सिलेक्शन में, पर्सनल इंटरव्यू। जब हम देख लेते हैं ये सारे टेस्ट हो जाते हैं तो हम उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, candidates succeed in the above test are called for the personal interview। committee formed the selection in the way the assessment made about the any bias। ठीक है, फिर एक जो इंटरव्यू होता है तो उसमें एक कमेटी फॉर्म होती है, चार या 5 लोग एक साथ बैठते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किससे, जो कि जिन लोगों ने भी अप्लाई किया होता है पर्टिकुलर जॉब्स के लिए। ठीक है, उनसे कुछ वर्क रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जिन टॉपिक पे आपको कुछ एक्सप्लेन करना होता है, ये सारी चीजें देखी जाती है और इन सारी चीजों का टेस्ट लिया जाता है उसमें पर्सनल इंटरव्यू में। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि मॉक टेस्ट चल रहा है, सिंपल सा। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कमिटी बैठती है जो क्या करती है, कुछ क्वेश्चंस पूछती है, फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है कि आपको उससे क्या पता चलता है उनको कि ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ये कैंडिडेट है, उसके पास वर्क रिलेटेड नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चेकिंग रेफरेंसेस। ठीक है, फिर अगर कोई भी रेफरेंस से आया होता है एम्प्लॉय, तो उसके रेफरेंस पे जब भी पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है तो आप समझ सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू हो गया, मतलब अगर पर्सनल इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हुए हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं, यहाँ पे आपका सिलेक्शन डन हो जाता है। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए तो आपका 90% सिलेक्शन हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बताएगा, चेकिंग रेफरेंस। जब पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है तो रेफरेंस चेक किया जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो कोई उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसका जो भी रेफरेंस होता है वो चेक किया जाता है। इंफॉर्मेशन गिवन द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन शुड बी चेक्ड रिफरिंग टू हिज प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉयर। He has to get idea to correct situation. To get the right opinion about the employee, the information collected should be free from any bias. The opinion of the references by the candidate has making right decision। ठीक है, अब जब पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है उसके जो भी मार्कशीट या जो भी डॉक्यूमेंट उसने दिया होता है उनको चेक किया जाता है, रेफरेंस चेक किया जाता है, पहले वर्क कहाँ करता था, कोई वो पहले वर्क का, ये जो एम्प्लॉय पर्टिकुलर एम्प्लॉय पहले कहाँ वर्क कर रहा था, कहीं उस वर्क से किसी भी प्रॉब्लम रिलेटेड से निकाला तो नहीं गया, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। फिर आता है सिक्स्थ स्टेप, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। If matters gathered from the personal interview and the past references are positive, then the selection committee will make a list of selected candidates. This list usually includes more number of candidates than required। ठीक, जब पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है, रेफरेंसेस चेक हो जाते हैं, सब रेफरेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है, जो सिलेक्शन कमेटी है एक लिस्ट बनाती है कैंडिडेट्स की, जिसमें मोर देन द रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स को रखा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन ली जाती है कि मेडिकली वो फिट है कि नहीं, कहीं मेंटली अनस्टेबल तो नहीं है, या उन्हें कोई सीरियस बीमारी इलनेस तो नहीं है, सीरियस बीमारी तो नहीं है, इन सारी चीजों को चेक किया जाता है। फिर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है उनको। फिर जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर प्लेस पे अपॉइंट किया जाता है हमारी कंपनी में और आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल और बाकी सारी उनके वर्क रिलेटेड, उनके जॉब रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी रेन्यूमरेशन क्या होगी, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल जितनी भी डिटेल्स होती है अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी होती है। उनका वर्क प्लेस क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, राइट्स क्या है उनके पास, इन सारी चीजों के बारे में अपॉइंटमेंट लेटर में हमें लिखा हुआ दिया जाता है। फिर फाइनली होता है इंडक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर
जब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो ज्वाइनिंग होती है, फिर उनकी नेक्स्ट डे या जब भी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हो कि इस डेट से आपकी ज्वाइनिंग है, तो कंपनी में जाते हैं, वहां पे अपना वर्क ज्वाइन कर लेते हैं, उनको वर्क अलॉट कर दिया जाता है। पहले तो उनसे जो भी सीनियर होता है उनको वर्क उनके ड्यूटीज ये सारे इन सब चीजों के बारे में, पर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इन्वायरमेंट कैसा है, सुपीरियर कौन कौन, उनके साथ में काम करने वाले कौन कौन लोग हैं, सबऑर्डिनेट्स कौन है, इन सब लोगों से क्या किया जाता है, उनका इंट्रोडक्शन क्या करवाया जाता है, उनको उनका वर्क समझाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो हमें ट्रेनिंग में बताया गया हाउएवर द एफिशिएंट recruitment personnel might be without the experience, expertise, proper functioning of the organization is impossible. Training is the process of imparting theoretical and practical knowledge with the objective of acquiring proficiency in the work. Training is not temporary but continuous process. फिर बताया गया कि जब हम क्या कर लेते हैं, अपने जो भी एम्प्लॉयज उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको जॉब पे रख लेते हैं, जब सिलेक्शन हो जाता है उनका, उसके बाद उनको ट्रेनिंग भी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पर्टिकुलर वर्क रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दी जाती है कहीं कहीं कंपनीज में, उनको ट्रेन किया जाएगा। आपको ट्रेनिंग के दौरान उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज ही दी जाते हैं कि आपका वर्क ये है, आपको इस वर्क रिलेटेड इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इन मशीनरीज के बारे में पता होना चाहिए, ये जिससे उनकी नॉलेज, एबिलिटी, प्रोफिशिएंसी, ये सारी चीजें क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ये ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए कहा गया है कि टाइम टू टाइम नई नई चीजें, समय के साथ बदलाव होता रहता है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, तो इसलिए समय के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और जो ओल्ड वर्कर्स हैं उनको क्या करेंगे, उस नई टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेन करेंगे। ये मशीनरी है, ये ऐसे वर्क करेगी, नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी कंपनी में इम्पार्ट होगी, ये ऐसे वर्क करेगी, आपको ऐसे चलाना, तो उसके रिलेटेड उन्हें ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो वो जो ओल्ड वर्कर्स है वो नई मशीनरी के साथ उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बारे में हमें समझाया गया। चलिए देखते हैं ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रेनिंग मींस प्रोवाइडिंग अ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विद रेफरेंस टू द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, ये आपको ट्रेनिंग की डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट में बताई गई है, लेकिन आप डेफिनेशन दी गई है आपको। ठीक है, ट्रेनिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है कि थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज देना वर्क के रेफरेंस से, मतलब उनका जो भी वर्क है हमारे एम्प्लॉयज का, उनके वर्क के हिसाब से उनको एक थ्योरेटिकल और नॉलेज प्रोवाइड करना है उस वर्क के लिए। ठीक है, फिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिए। ट्रेनिंग में गिविंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन, इंक्रीज एफिशिएंसी, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें बताई गई। मतलब टाइम टू टाइम उनको नई नई इंफॉर्मेशन, अप टू डेट इंफॉर्मेशन देना, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, स्किल्स बढ़ाना, उनके एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करना। ट्रेनिंग मींस इम्पार्टिंग नॉलेज एंड एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग प्रोफिशिएंसी इन द बिजनेस। ट्रेनिंग का फिर एक और आपको इसमें दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पहली तो ये वाली और दूसरी ये वाली। ट्रेनिंग मींस इम्पार्टिंग नॉलेज एंड एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग प्रोफिशिएंसी इन द बिजनेस। ट्रेनिंग के इसमें सिंपल सा बताया गया कि नॉलेज और एजुकेशन इम्पार्ट करना होता है, ताकि जो बिजनेस है, जो भी वर्क है उनका, और उसमें जो भी वर्क एम्प्लॉयज है उनको प्रोफिशिएंसी मिल सके। प्रोफिशिएंसी मतलब एकदम प्रोफेशनल तरीके से वो लोग अपना वर्क कर सके। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट हमें दिया जाता है इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग की। जैसे बाकी सारी चीजों की इंपॉर्टेंस होती है, वैसे हमारे पास जो ट्रेनिंग है उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंस के बारे में हम देखें। पहला इंपॉर्टेंस हमें दिया गया है मॉडर्न इंफॉर्मेशन। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, टाइमली मॉडर्न, जो भी हमारे एम्प्लॉयज उनको मॉडर्न इंफॉर्मेशन, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं। सेफ्टी, जैसे कोई नई मशीनरी हमारे कंपनी में इम्प्लांट है या कोई नए वर्कर्स आए, तो उनको हम ये बताते हैं कि कैसे मशीनरी को सेफ्टी के साथ यूज किया जा सके। ठीक है, सेफ्टी रिलेटेड, जैसे मशीनरी के साथ मशीनरी को कैसे हैंडल करना, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कैसे मैनेज करना, ये सारी चीजों के बारे में हम बताते हैं उनको। तो सेफ्टी रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग में, जिससे जो हमारे वर्कर्स हैं उनको एक्सीडेंट के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं, सेफ्टी से वर्क हो पाता है हमारा। फिर थर्ड पॉइंट ये इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन। जब हम ट्रेनिंग दे देंगे, उन जो वर्कर्स हैं हमारे, उनको प्रॉपरली उनके वर्क के बारे में पता होगा, उन्हें पता होगा कैसे वर्क करना है,
कैसे सारी चीजें मैनेज करनी है, तो उनका जॉब सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज है उन्हीं को ट्रेनिंग देके उन्हीं को ट्रेनिंग देके प्रमोशन दे दिया जा सकता है। उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो स्किल्स है, उनको ही इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन लेबर टर्नओवर कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारे लेबर टर्नओवर का सिंपल सा मीनिंग होता है कितने लोग साल भर में कितने लोग हमारी कंपनी में से जॉब छोड़ के जा रहे हैं, उसी को और लेबर टर्नओवर रेट कहा जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ट्रेनिंग देके जो भी, अगर जैसे कोई नई मशीनरी आई है जो ओल्ड वर्कर्स है उन्हें चलाना नहीं आता, तो हम वो वर्कर्स क्या करेंगे, उन्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, वो नई मशीनरी की ट्रेनिंग दे सकते हैं कि ऐसे यूज करनी है ये मशीनरी। तो उससे क्या होगा, जो हमारे ओल्ड वर्कर्स होंगे वही वो मशीनरी को प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाएगा। और जो नए वर्कर्स आ रहे हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देके, उनको अगर उनको ट्रेनिंग दें, उनको वर्क रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी होगी, तो वो क्या करेंगे, वो उनका एक आप समझ सकते हैं मोटिव डेवलप हो जाता है कि ये जॉब में उनको एक जॉब में एक इंटरेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर रेट कम हो सकता है। इंक्रीज इन प्रॉफिट, अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो कैसे वर्क करना है प्रॉपर्ली, तो जो वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा, प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती चली जाए, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती चली जाएगी, और जो वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है वो घटता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, अगर हम ट्रेनिंग देंगे कि कैसे सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे पर्टिकुलर मशीनरी को मैनेज करना है, तो उससे वेस्टेज कम होगा, एक्सपेंसेस कम होते चले जाएंगे, मशीनरी लॉन्गर टाइम तक अच्छे से चलेगी, जिससे रिपेयरिंग कॉस्ट क्या जो होगा वो कम आएगा। इसलिए कहा गया रिडक्शन एक्सपेंसेस। ट्रेनिंग के हमसे क्या कर सकते हैं, जो एक्सपेंसेस और डे टू डे एक्सपेंसेस उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, training result in the increase in the skill, knowledge, ability and intelligence of the employees. This is also the result of the personal growth and development of the employees. ठीक है, ट्रेनिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उनकी जो वर्कर्स उनकी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दिस आल्सो रिलेट द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज होंगी पर्सनल ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट भी होगा। और ट्रेनिंग के अदर बेनिफिट्स भी दिए गए। ट्रेनिंग टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेनिंग अगर हम वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं जिसकी वजह से हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इनहैंस द प्रेस्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी की प्रेस्टीज बढ़ जाती है। रिड्यूसेस स्ट्रेस, एनवायरनमेंट, कोऑपरेशन क्रिएटेड, लॉयल्टी हो जाती है, सिंसियरिटी, जो भी एम्प्लॉयज हैं वो लॉयल बनते चले जाते हैं, सिंसियर होते चले जाते हैं। एंथुसियाज्म ऑफ द एम्प्लॉयज इज इंक्रीज, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका एंथुसियाज्म बढ़ जाता है, क्योंकि उनको एक खुशी होती है कि हमें ही कंसीडर किया गया, नेक्स्ट वर्क के लिए हमें ट्रेनिंग देके आगे बढ़ाया गया, न कि दूसरों को रखा गया। तो इससे क्या होता है, उनका एंथुसियाज्म बूस्ट हो जाता है, वो और भी ज्यादा सिंसियरली वर्क करने लगते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन आप समझ सकते हैं कि स्टाफिंग का। जैसे top level management and departmental heads have more intellectual work than the physical work, so the special training is given to the objective increase the mental efficiency, taking policy decision due to they become the experts of technical knowledge and make the strategic plans and policies. This type of training is called officer development. ठीक है, अब जैसे लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, वैसे अपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, डिपार्टमेंटल हेड होता है, उनके पास फिजिकल वर्क कम होता है लेकिन इंटेलेक्चुअल वर्क बहुत ज्यादा होता है। उनको सोचना ज्यादा होता है, उनको ये सोचना, प्लान ज्यादा करना होता है, हमारी कंपनी को नई नई पॉलिसीज बनानी पड़ती है, इन सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग वर्क करना पड़ता है कि हमारे बिजनेस का जो गोल है उसको कैसे अचीव किया जा सके टाइमली। नए नए स्ट्रेटेजिक प्लान, पॉलिसीज बनानी पड़ती है। तो इन सारी चीजों के रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग ऑफिसर लेवल को दी जाती है या टॉप लेवल को दी जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें डेवलपमेंट के बारे में बताया। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट। आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस बताइए। तो डेवलपमेंट को आप सिंपल से समझ सकते हैं, इम्पोर्टेंट, दोनों की डेफिनेशन सेम है, बस उसमें इम्पार्टिंग द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द एम्प्लॉइज
ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इम्पार्टिंग द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है वो सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ही दिया जाता है या डिपार्टमेंटल हेड्स को दिया जाता है। ठीक है। अब जैसे क्या नाम है, ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस थे, वैसे इसके भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। इसके बाद हमें लास्ट में एक चार्ट दिया होगा, एक टेबल दिया होगा जिसमें डेफिनेशन, जिसमें दोनों के बीच में डिफरेंस दिया होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं पहले इम्पोर्टेंस को। इंक्रीज द टेक्निकल नॉलेज। अगर डेवलपमेंट किया जाता है, मतलब जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है वो टॉप लेवल या डिपार्टमेंटल हेड्स को प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे क्या होता है, उनका टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज होता है, जिससे वो और अच्छे से नए नए मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, हमारी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव डिसीजंस ले सकते हैं। रिसर्च एंड लॉजिक, जितना थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा टॉप लेवल्स को, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, नई नई रिसर्च करेंगे, नई नई आइडियोलॉजी जो है उनको खोजेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी कंपनी का डेवलपमेंट होगा। थर्ड पॉइंट दिया गया डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वही है कि जब नॉलेज दिया, डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स इन द प्रेजेंट टाइम, द डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन टू नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स ऑफ अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस एंड स्ट्रेटजीज। फिर बताया गया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है नई नई स्ट्रेटजीज, नए नए प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करेगी, जिसकी वजह से उसका भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेगी हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट। अगर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंटल हेड्स है, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। इन द सेंस आप समझ सकते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम मतलब प्रॉपर यूज समझ सकते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो उनका उसका प्रॉब्लम बहुत इजीली, आसानी से स्पीडी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। Development program are necessary for the speedy and successful solution of the newly arising problems of the organization। तो इसके वजह से डेवलपमेंट प्रोग्राम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, टाइमली सॉल्व कर सकते हैं। इफेक्टिव सुपरविजन, डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से क्या होता है, जो स्किल्स होती है ऑफिसर्स की, वो टेक्निकल स्किल्स, मेंटल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें क्या होती है और भी इफेक्टिव हो जाती है, जिसकी हेल्प से इफेक्टिव सुपरविजन हो सकता है बिजनेस एक्टिविटीज में। रिड्यूस स्ट्रेस, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हेड्स ऑफन हैव फेस मेनी challenges and problems while managing the enterprise or the business, so while taking the decision, lot of confusion or stress created, the development programs help reduce the stress। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जब वो डिसीजंस ले रहे होते हैं, बहुत सारे उनके माइंड में कंफ्यूजन अराइज होता है। ठीक है। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से उनका जो स्ट्रेस है, उनको डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस और अच्छे से ले सकते हैं, उनका जो भी स्ट्रेस है माइंड में प्रोग्राम वर्क रिलेटेड, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा डेवलपमेंट प्रोग्राम से। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, such a program help the officer to meet the future challenges and bring suitable changes in the business। अब डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कि आप समझ सकते हो, उसी को फिर से बता दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। सच डेवलपमेंट, अगर एक मार्क में आपको पूछा जाता है व्हाट इज डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, इसलिए स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। सच अ प्रोग्राम हेल्प द ऑफिसर टू मीट द फ्यूचर चैलेंजेस एंड ब्रिंग सॉल्यूशन। एक ऐसा प्रोग्राम जो ऑफिसर को फ्यूचर चैलेंजेस से मीट करने के लिए तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, और जो सुटेबल चेंजेस लाता है हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग सुटेबल चेंजेस लाता है। चलिए अब डिफरेंस दिया गया है। डिफरेंस में क्या क्या दिया गया, आप एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाएगा डिफरेंस से। सबसे पहले मैं डेफिनेशन मीनिंग दी गई है, जिसको डेफिनेशन में कह सकते हैं। एंड ये जो आपको डिफरेंस दिया गया स्टार मार्क है, आपको 3 मार्क में पूछा ही जाता है। बोर्ड में 3 बार पूछा गया, 2 बार नहीं सॉरी 3 बार पूछा गया, 3 बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेंटर पॉइंट, टाइम एंड एक्सपेंस, कौन इम्पार्ट करता है नॉलेज, ट्रेनिंग कौन देता है, डेवलपमेंट कौन करता है, किसको दिया, ट्रेनिंग किसको दी जाती है, और डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए होते हैं, ये सारी चीजों के हमें बताया गया। चलिए अब इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं हम एक बार। ये 3 और 5 मार्कर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो बोर्ड में बार बार पूछे गया, उस हिसाब से मैं आपको टिक करवा देता हूँ। ठीक है। राइट अ नोट ऑन स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। ठीक है, ये आता है कभी कभी।
और 5 मार्क में आपको सिलेक्शन प्रोसीजर पूछा जाता है, ठीक। और एफिशिएंट स्टाफिंग और ये इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग है ये आपको 3 मार्क में कभी कभी पूछ लिया जाता है और कभी कभी 5 मार्क में भी आता है, और ये ज्यादा बार पूछा नहीं गया, इसलिए मैं इसको आप जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, एक बार इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी सारे भी एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है।